हेलो। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है 2025 वो 6 और 7 सितंबर को होगा। तो आप सबकी तैयारी तो अच्छी ही चल रही होगी। तो उसी से रिलेटेड हम आप सबके सामने कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आए हैं, ताकि हमारे इस प्रश्न और उत्तर से आप सबकी थोड़ी सी मदद हो पाए। तो हमारा प्रयास बस यही है कि हमारी वजह से या हमारी वीडियो की वजह से आप लोगों की थोड़ी मदद हो पाए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पहले के पेपर में 2021, 22, 23, 24 के पेपर में वो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपके सामने और उसका आंसर लेकर आए हैं। तो आप लोग एक बार देखिए और पढ़िए। तो स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल में। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। तो पहला प्रश्न ये है कि वाहन मतलब गाड़ी पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। गाड़ी पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस चीज़ को उपयोग करते हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, चलिए पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, या ऑप्शन 3 उत्तल दर्पण, या ऑप्शन 4 अवतल दर्पण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए इनमें से किसका उपयोग करती है? तो इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3 उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक विस्तृत और बड़ा दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे चालक को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जिसमें पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को सीधा और छोटा दिखाता है। उत्तल लेंस में, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन का दूसरा नियम, और ऑप्शन नंबर 4 आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट सिद्धांत काम करता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। जो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट ईंधन को जलाकर गैसों को पीछे की ओर फेंकता है, तो गैसों के विपरीत दिशा में रॉकेट आगे की ओर गति करता है। किसमें? रॉकेट में, न्यूटन के तीसरे नियम में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो अभी आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसमें से कौन सा पक्षी सबसे बड़ा है और जीवित है? तो नंबर 1 मोर, नंबर 2 शुतुरमुर्ग, नंबर 3 डोडो, और नंबर 4 तुर्की। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका तो जवाब आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर है, जो पक्षियों में सबसे बड़ा और जीवित है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ने में असमर्थ पक्षियों में सबसे बड़ा और भारी होता है। उड़ नहीं पाता है, सबसे बड़ा और भारी होता है, जिनकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक सामान्य शुतुरमुर्ग अफ्रीका, और दूसरा सोमाली शुतुरमुर्ग हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आ चुके हैं, 1 तत्वों का, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोकार्बन का,
ऑप्शन नंबर 3 पॉलीमर का, या ऑप्शन नंबर 4 लवण का। इसमें से पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन एक जटिल मिश्रण है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं। इसमें लगभग 150 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो जटिल मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन की तो ज़रूरत होगी नहीं, फिर भी हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 226, ऑप्शन नंबर 2 206, ऑप्शन नंबर 3 256, या ऑप्शन नंबर 4 236। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 206। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय शिशु में लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तथा उनकी संख्या बढ़कर 206 हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध, या ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया ऑप्शन नंबर 3 आंसर नंबर 3 गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1921, ऑप्शन नंबर 2 1920, ऑप्शन नंबर 3 1922, या ऑप्शन नंबर 4 1911। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के आधुनिक पंजाब प्रांत में हड़प्पा में इस घाटी सभ्यता की खोज की थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1526, ऑप्शन नंबर 2 1527, या ऑप्शन नंबर 3 1528, या ऑप्शन नंबर 4 1529। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर नंबर 2 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जो मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुआ था। भारत के प्रभुत्व के लिए एक निर्णायक युद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 9, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, या ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? आंसर नंबर 2 केरल। केरल से संबंधित है मोपला विद्रोह। 1921 में यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1909, ऑप्शन नंबर 2 1912, ऑप्शन नंबर 3 1915, या ऑप्शन नंबर 4 1923। सही आंसर है 1912। आंसर नंबर 2 1912। क्वेश्चन नंबर 11,
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शीर्षक गीत है वो वंदे मातरम बना था? ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन नंबर 4 असहयोग आंदोलन। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक था? आंसर नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, यह आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक चला। आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सार्वजनिक रूप से उन्हें जलाना आम बात हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन को भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड केनिन, या ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सही आंसर है इसका। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की और यह विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 विनोबा भावे, या ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आंसर नंबर 1। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य, जिसे लोकप्रिय रूप से गीता रहस्य का कर्मयोग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, 1915 की मराठी भाषा की पुस्तक है जिसे भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था जब वह मांडले बर्मा की जेल में थे। जब वह बर्मा की जेल में थे तब उन्होंने गीता श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य 1915 में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1909, ऑप्शन नंबर 3 1913, या ऑप्शन नंबर 4 1919। कब हुई थी इसकी स्थापना गदर पार्टी की? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसे नेताओं द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी गदर पार्टी के नाम से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 मसूरी, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 नागपुर, ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान इनमें से कहाँ है? आंसर नंबर 4 देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक प्रमुख संस्थान है। यह भारत के वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सबसे पुराने संस्थानों में से है। 16 नंबर क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। आंसर नंबर 2 कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों में फैला हुआ है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। नागरहोल को और किस नामों से जाना जाता है?
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 नेपाल हिमालय, नंबर 3 असम हिमालय या नंबर 4 कुमायूं हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर 2 नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 18, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, वह कौन सी दर है जिसमें रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है? ऑप्शन नंबर 1 विनिमय दर, ऑप्शन नंबर 2 रेपो दर, ऑप्शन नंबर 3 रिवर्स रेपो दर या ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक उधार दर। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है आंसर नंबर 2 रेपो दर। तो अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? नंबर 1 1921, नंबर 2 1951, नंबर 3 1872 या नंबर 4 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1951। 1951 इसका सही आंसर है। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई थी। यह वर्ष 1951 है क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि 1.33% से घटकर 1.25% रह गई थी, जिसके कारण इसे लघु विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1953, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 155 या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 156। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3 अनुच्छेद 155। आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नंबर 1 पंचायती राज में, नंबर 2 नगर पालिका में, नंबर 3 केंद्र राज्य संबंध से, नंबर 4 दल बदल कानून से। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होने वाला है आंसर नंबर 1 पंचायती राज में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 तथा 20, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21 तथा 22 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 20 तथा 21। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 20 तथा 21। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 2 26 अगस्त 1947 या ऑप्शन नंबर 3 15 अगस्त 1950 या ऑप्शन नंबर 4 28 जनवरी 1950। उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 28 जनवरी 1950। 24 क्वेश्चन नंबर 24, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1909, ऑप्शन नंबर 3 1911 या ऑप्शन नंबर 4 1920। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था और यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधिकारिक नाम है। इसे भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। इसको लॉर्ड सराय और लॉर्ड मिंटो के भी नाम से लॉर्ड
मिंटो के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? केरल के राजा, तो ऑप्शन नंबर 1 नर्तक, ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार, ऑप्शन नंबर 3 कवि, या ऑप्शन नंबर 4 गायक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार। राजा रवि वर्मा चित्रकार के लिए जाने जाते थे। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। बहुत ही फेमस चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर 2 डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर 3 मैकमोहन रेखा, या ऑप्शन नंबर 4 पाक जलडमरू मध्य। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 रेड क्लिफ रेखा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आगे के लिए आगे और सारे क्वेश्चन देखना है तो हम आपके लिए ज़रूर अपलोड करेंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिल सके और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सको। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन, आगे की वीडियो हम अपलोड ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया।